सबको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। जिसको स्क्रीन और वॉइस नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करो मीटिंग। मंडे से न्यू मीटिंग रीशेड्यूल करेंगे बेटा, आज तो आई गेस जरूरत नहीं है। हाँ, चैट बॉक्स इज रनिंग स्लोली। वो बस आज जरूरत नहीं, अभी क्लास लगा दी है ना, तो अब फिर टाइमिंग का इशू आएगा, तो बेटर है आज। अभी अगर आपको चैट बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है आप बोल देना। अभी मतलब मेरी तरफ चैट बॉक्स सही चल रहा है, तो मंडे ऑनवर्ड्स नई मीटिंग शेड्यूल कर देंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, इसके 51 क्वेश्चंस हो गए थे। तो प्रॉब्लम 52 देखो अब। ये कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, तो थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। इन अ सर्टेन algebra exercise book, there are 4 examples of AP. Five examples of PNC, 6 examples of BT। तो एक बुक है, एक अलजेब्रा की एक्सरसाइज बुक है जिसमें AP के 4 एग्जाम्पल हैं, PNC के 5 एग्जाम्पल है और बायनोमियल थ्योरम के 6 एग्जाम्पल्स हैं। Then find number of ways a teacher can select for his students at least one but not more than two examples from each of the 3 sets। Each of these sets आएगा यहाँ पे ना, each of these sets। मतलब हमारे को क्या करना है, अब देखो प्रॉब्लम समझो पहले तो। एक अलजेब्रा की एक्सरसाइज बुक है जिसमें एपी के 4 एग्जांपल हैं, पीएनसी के 5 एग्जांपल हैं और बायनोमियल थ्योरम के 6 एग्जांपल हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट फॉर हिज स्टूडेंट्स। अब एक टीचर को प्रॉब्लम सिलेक्ट करने हैं उसके लिए, है ना। तो एग्जांपल्स में से सिलेक्ट करेगा वो एटलीस्ट वन बट नॉट मोर देन 2 एग्जांपल्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेट्स। तो ये जो तीनों सेट है इनमें से कम एक, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट और एटमोस्ट की चीजों का ना मतलब अंडरलाइन किया करो। जैसे एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही करना है, बट नॉट मोर देन 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेक्ट कर सकता है। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा।
आंसर निकालो इसका सब लोग। अपनी 3150 से पहले क्या लिखा है आपने, वो वाली स्टेटमेंट लिखो एक बार। आपने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा ना, सी में लिखो, एनसीआर वाले फॉर्मेट में। देखो क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ। चलो, 4 एपी के एग्जांपल्स हैं, 5 पीएनसी के हैं और 6 बायनोमियल थ्योरम के हैं, ठीक है। हमें कम से कम एक सिलेक्ट करना है। तो 4C1 करने का क्या मतलब है, मैंने 4 एपी के एग्जाम्पल में से एक एपी के एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर लिया, प्लस 4C2। और 4C0 नहीं कर सकता, 4C3 नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम 2 करने हैं। इसमें से सिलेक्ट करने कितने वे हो जाएंगे, 5C1 प्लस 5C2। इसमें सिलेक्ट करने कितने हो जाएंगे, 6C1 प्लस 6C2। आपको तीनों में से साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला हुआ है टीचर कैन सिलेक्ट फॉर ए स्टूडेंट एटलीस्ट वन बट नॉट मोर देन 2 फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेट्स। तो इसलिए आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसका आंसर आएगा, 4C1 प्लस 4C2 इंटू 5C1 प्लस 5C2 इंटू 6C1 प्लस 6C2। तो निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन करी हुई है। तो 4C1 इज 4, 4C2 इज 6, तो ये तो 10 बन गया, ठीक है। 5C1 इज 5C1 इज 5 एंड 5C2 इज 10, तो ये 15 बन गया, ठीक है। 6C1 इज 6 एंड 6C2 इज 15, ये 21 बन गया, ठीक है। तो 15 3150 इज द आंसर, ठीक है। काफी बच्चों का सही है आंसर। सबको समझ आ गया कैसे किया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी था ये क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन के ऊपर था। प्रॉब्लम 53, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। ऑल क्लियर करो जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, a tea party is arranged for 16 people along two sides of a large table with 8 chairs on each side. A tea party is arranged for 16 people along two sides of a large table with 8 chairs on each side. ठीक है। Four men wish to sit on 4 men wish to sit on one particular side and 2 on the other side. 2 on the other side. In how many ways they can be seated? In how many ways, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। They can be seated, बाकी इजी है ये। How many ways can they be seated? A tea party is arranged for 16 people along two sides of a large table with 8 chairs on each side. 4 men wish to sit on one particular side and 2 on the other side. ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसे मान लो एक टेबल की 2 साइड हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी साइड पे बैठ सकता हूँ, तब तो मेरे पास बैठने के 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 2C1।
ठीक है। दो पहले तो साइड में से मैं चूज करूंगा कि भाई टेबल की दो साइड है, या तो इस साइड में बैठूंगा या उस साइड में बैठूंगा। जब मैंने साइड चूज कर ली, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनमें जो 8 चेयर्स हैं उनमें से किसी एक पे जाके बैठूंगा, अगर मैं अपनी बात करूं। बट अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे को तो एक पर्टिकुलर साइड बैठना है, तो वो फिक्स हो जाता है, फिर मेरे पास एक ही वे है। वो पर्टिकुलर साइड पर्टिकुलर चीजों को कभी भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना उसने लिखा हुआ है ना, 4 men wish to sit on one particular side, मतलब उनको ये क्लियर है कि वो एक साइड पे बैठेंगे, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप ट्राई करो और आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अब नहीं, तुम्हारे आंसर में कुछ गलत है, देखो। 98 गलत है, 8C4 8C2 भी गलत है, 47528 भी गलत है। खुशी गुप्ता का सही है। देखो मैं बता रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग टेबल ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, उसकी दो साइड है, और इस तरफ उसके पास 8 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस तरफ भी हमारे पास 8 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसने बोला था कि इसमें से 4 men wish to sit on one particular side, तो मान लेते हैं जो चार लोग हैं हमारे पास, जो 4 men हैं वो इस साइड में बैठना चाहते हैं, ठीक है। एंड 2 on the other side, अब दो हैं वो इस तरफ बैठना चाहते हैं, तो उनका क्लियर है, इनको क्लियर है कि भाई मेरे को इधर बैठना है, इनको पता है कि इधर बैठना है। अब बाकी कितने लोग बच गए आपके पास, 10 men और हैं, वो कहीं पे बैठ सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब चार लोगों को इस तरफ बैठाना है, इधर कितनी चेयर है, 8 चेयर है, तो 8 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, कोशिश करो आप पी को कम यूज करो, क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस में फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनो, पहले हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे। तो 8 में से 4 को सिलेक्ट करने का क्या मतलब हो गया, 8 चेयर में से मैंने कोई भी चार सिलेक्ट कर ली, ये मान लो ये वाली कर ली और ये वाली, ये चार सिलेक्ट हो गई। अब इन चारों पे ये चारों लोग बैठ सकते हैं, तो मान लो पहले ए बी सी डी बैठेगा, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ए सी बी डी बैठ जाए, या डी ए बी सी बैठ जाए, मतलब वो चारों अरेंज हो सकते हैं। तो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको सारे काम साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होगा चार लोग को बैठा दो और बस आप मतलब फिर मतलब बस चार लोग को बैठा दिया या फिर दो लोग को बैठा दिया, और नहीं आएगा ना, आपको साइमल्टेनियसली करना है। पहले चार को बैठाना है, फिर दो को बैठाना है, ऐसे करके। तो 8C4 × 4 फैक्टोरियल से क्या होगा, इधर बैठ जाएंगे। अब दो लोग उधर बैठाने हैं, तो उस तरफ दो, 8 में से 2 चेयर सिलेक्ट करो, उन पे दो लोगों को बैठाओ, तो उनको दो वे से 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। अब आपने 6 लोग, तो 6 सीट्स भर दी, ठीक है, 6 सीट्स भर दी। अब टोटल कितनी बची, 10, तो 10 में से 10 को सिलेक्ट कर लो, और 10 फैक्टोरियल से बाकी लोगों को अरेंज कर दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो द आंसर इज 8C4 × 8C2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया सबको, ऑल क्लियर करो भाई, जिस जिसको समझ आ गया ऑल क्लियर करो। किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, उस डायरेक्शन में सोचो, अलग मत सोचो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप बहुत सारे प्रॉब्लम में अलग सोच के प्रॉब्लम होगी आपको। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचना, बहुत सिंपल तो बता रहा हूँ कि भाई एक साइड पे चार लोग को बैठना है, तो 8 में से 4 चेयर को सिलेक्ट किया, अब चार लोग बैठेंगे तो वो अरेंज भी तो हो सकते हैं, फिर एक साइड पे दो लोग को बैठना था। क्लियर हो गई, ये सर वाली यू बात क्लियर नॉट होगी ऑडिबल। ना। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, चैट बॉक्स में लिखो अगर वॉइस क्लियर है तो।
अभी आ जाएगी, मैंने इसको रीस्टार्ट करता हूँ, रुको। अभी देखो सबको ये वाला क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया होगा ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर अभी मेरी वॉइस लैग करेगी तो आप बताना माइक ऑन करके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 54। ठीक है, प्रॉब्लम 54 क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखना, जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज थ्री गर्ल्स एंड 9 बॉयज, 3 girls and 9 boys can be seated in 2 vans, each having numbered seats. Each having numbered seats. 3 in front and 4 at the back. If 3 girls sit together at the back row of a van. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास 2 वैन्स हैं। ठीक है, और 2 वैन्स जो हैं उसमें ऐसा है, इसे मान लेते हैं 2 वैन है हमारी। 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज हैं टोटल में, कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स 3 इन फ्रंट। तो 3 इस वैन में, 3 आगे सीट है और 4 पीछे हैं। फिर इसमें भी 3 आगे हैं और 4 पीछे हैं। तो मान लो ये ड्राइवर की सीट होगी। ड्राइवर के बारे में उसने कुछ नहीं बोल रखा है, उस पर सोचना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 गर्ल्स सिट टुगेदर एट द बैक रो ऑफ अ वैन। तो 3 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ ही बैठेंगी और वो पीछे वाली सीट पे बैठेंगी। बाकी 9 बॉयज कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि कितने वेज में वो बैठ सकते हैं। अब बताओ, इसका आंसर बताओ, ट्राई करो इसको एक बार और आंसर बताओ चैट बॉक्स में। नहीं, तनु सही नहीं है।
जो इसका आंसर आएगा ना वो एक n फैक्टोरियल में रिड्यूस हो जाएगा। इसको जब आपके आंसर को सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा तो वो n फैक्टोरियल बन जाएगा। अब वो n फैक्टोरियल क्या बनेगा वो आपको बताना है। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके देखो, अगर n फैक्टोरियल बन रहा हो तो n उसका आंसर होगा। तो n फैक्टोरियल आंसर आएगा, मान लो जैसे 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12, 13, 14, ऐसे एक सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल करके। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, वो सिंपल हो गया, एक सिंपल सी टर्म बन जाएगी n फैक्टोरियल टाइप, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ऐसे करके। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर ध्यान दो। तो हमारे को क्या करना था, अभी तक मेरे को किसी का आंसर सही नहीं लग रहा, फिर आप देखते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ तो बताना किसका ऐसा, किसने ऐसे सोचा था। तो इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 बेंच। ठीक है, ये सब हमने डायग्राम बना लिया है। हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज हैं। अब गर्ल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट है, गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। ठीक है, गर्ल्स को बैक रो में बैठना है और टुगेदर बैठना है। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा होता है कि आप ऐसे सोचो कि बस गर्ल्स के पास बैठने के कितने वेज हैं, कितने वेज होंगे। या तो गर्ल्स इन 3 सीट पे, मतलब देखो गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, ऐसा नहीं होगा 2 गर्ल यहाँ बैठ गई फिर एक गैप आ गया फिर गर्ल बैठ गई, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है, 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, ये बोला हुआ है ना, प्रॉब्लम है 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। तो या तो गर्ल्स इस पोजीशन में बैठेंगी, एक पोजीशन हो गया। या तो गर्ल इस पोजीशन पे बैठेंगी, ये 2 पोजीशन हो गई। ये गर्ल्स इस पे इन तीनों पे बैठेंगी, 3 पोजीशन हो गई। या गर्ल इस इन तीनों पे बैठेंगी, 4 पोजीशन हो गई। तो गर्ल्स के बैठने के हमारे पास 4 पोजीशन हैं। सबको समझ आ रहा है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2C1 से मैंने एक वैन सिलेक्ट कर ली। भाई 2 वैन है हमारे पास, दोनों में से कोई भी एक वैन सिलेक्ट कर लो। अब एक वैन के अंदर गर्ल्स 2 तरीके से बैठ सकती हैं। कैसे? या तो वो पहली वाली 3 सीट पे बैठ जाएंगी पीछे में, या ये दूसरी वाली 3 सीट में बैठ जाएंगी, तो वो 4 ही हो गया। वो वैसे भी आप 4 लिख सकते थे डायरेक्टली, ये 4 और वो वाला 4 सेम ही है। इसमें कैसे लिखा, 2 में से एक वैन को सिलेक्ट करो, फिर पीछे बैठने के 2 तरीके हैं वो लिख दिए हमने। अब गर्ल्स जो है वो आपस में अरेंज हो जाएंगी 3 फैक्टोरियल वेज में। भाई गर्ल्स बैठी हैं, मान लो यहाँ पे G1 बैठी है, यहाँ पे G2 बैठी है, यहाँ G3 बैठी है, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकती हैं, तो वो अरेंज हो गई। अब बाकी कितनी सीट्स बची आपके पास, देखो इधर आपके पास 7 है और 4 11 है, तो अब आपके पास 11 सीट्स और बची। कितने लड़के हैं, 9 बॉयज हैं, तो 11C 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये बनेगा 4 इंटू 6 इंटू 11 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 24, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये सिंप्लीफाई होकर एक n फैक्टोरियल बनेगा। सो 12 फैक्टोरियल इज द आंसर। देखो भाई अब किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। प्लीज रिपीट। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसी वे में सोचा है, विधि ने, अंजलि का भी ठीक है, कुछ बच्चों का आ भी गया आंसर। ठीक है, तनीषा का, खुशी का आ गया आंसर। देखो अगर आप सोच बना लोगे ना तो फिर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा, आप करते रहोगे। अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस नहीं बनेगी ना, अब इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अब ये जेई का क्वेश्चन है, अब गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। पहले तो भाई ये देखना था कि भाई 3 गर्ल्स को एक साथ बैठाना था पीछे। ठीक है, अब आप अगर ऐसा कर देते कि भाई 2C1 इंटू 4C3 कर देते, मतलब पीछे 4 में से 3 कर लेते, तो गलत हो जाता। 4 में से 3 सीट सिलेक्ट करने का तो क्या मतलब होगा कि हमने गर्ल्स को एक साथ नहीं बिठाया। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का मतलब क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया मैं बता रहा हूँ दोबारा से एक बार। हमारे पास क्वेश्चन था कि 3 गर्ल्स और 9 बॉयज को हमें बैठाना है। ठीक है,
3 गर्ल्स और 9 बॉयज को बैठाना है। अब गर्ल्स क्या है ना, अलग अलग है, गर्ल्स डिस्टिंक्ट ही तो होंगी, दो लड़कियां एक जैसी नहीं हो सकती ना, आइडेंटिकल नहीं मान सकते। सिमिलरली बॉयज भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो जहां पे बैठेंगे वो 3 फैक्टोरियल से तो अरेंज होंगे ही होंगे। सिमिलरली बॉयज भी 9 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे ही होंगे। तो मैंने पहले क्या किया, 2C1 से क्या किया, 2C1 से मैंने वैन को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक वैन सिलेक्ट कर ली। फिर ये जो 2 है, ये 2 क्या बता रहा है कि पीछे वाली 4 सीट्स पे 3 गर्ल्स के बैठने के, टुगेदर बैठने के 2 तरीके हैं। तो गर्ल्स should sit together. So for girls to sit together, they have two ways. कौन सी, या तो पहली तीन सीट्स पे बैठ जाए, या पीछे वाली ये दूसरी 3 सीट्स पे बैठ जाए जो हमने सर्कल बना रखे हैं। तो यहाँ तक 4 हो गया। फिर गर्ल्स को तुमने बैठा दिया, मान लो किसी एक कंजिक्यूटिव 3 सीट्स पे बैठा दिया। अब गर्ल्स अरेंज हो जाएंगी 3 फैक्टोरियल वे से। फिर 11 सीट बची, उस पर 9 बॉयज को बैठाना है। सो 11C9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 54 क्वेश्चन। Now let's move to 55. Problem 55. A boat's crew consists of 8 men, 3 of whom can only row on one side, and 2 only on the other side. Two only on the other side. Find the number of ways in which the crew can be in which the crew can be arranged. सब इसका मतलब बता रहा हूँ, एक बार सुन लो। तो मान लो हमारे पास एक बोट है, ठीक है। बोट की एक साइड पे 4 सीट्स हैं ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी 4 सीट्स हैं। अब बोट्स क्रू कंसिस्ट ऑफ 8 मैन। अच्छा, क्रू का क्या मतलब होता है, जैसे आप शिप के ऊपर आपने देखा होगा ना, जो लोग रहते हैं, तो उन उन पूरी टीम को क्रू बोलते हैं। उसमें कैप्टन भी होता है, उसमें रोवर्स भी होते हैं, स्ट्रोकर्स भी होते हैं, ऐसे करके। अब जैसे मान लो इस टाइप का बोट है, तो जैसे आपने कंपटीशन देखे होंगे ना, जिसमें वो चप्पू चलाते हैं बोट में, तो उसमें ना 2 साइड होती हैं। तो एक साइड में उनको पीछे को पुश करना होता है, और एक साइड में उनको आगे को ऐसा दूसरे दूसरी डायरेक्शन में, मतलब उसको चप्पू को चलाना होता है। तो इसीलिए एक को रो बोलते हैं और एक को स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये 2 साइड होती हैं, ठीक है। तो अब उसने बोला हुआ है 3 ऑफ whom कैन ओनली रो ऑन वन साइड। तो इसमें एक साइड फिक्स है कि भाई 3 बंदे तो एक साइड में ही रह सकते हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में करना आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको दोनों डायरेक्शन में करना आता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको एक ही साइड में मतलब चप्पू चलाना आता है। तो वो क्या कह रहा है कि एक बोट है जिसमें 8 पीपल हैं, 8 मेन हैं, 3 ऑफ whom कैन रो ऑन वन साइड। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो कंस्ट्रेंट लगा रहा है, 2 ऑन द अदर साइड। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्रू कैन बी अरेंज्ड। अब करो भाई इसको। और बाकी बच्चे देखो। तनीषा आपका सही नहीं है।
देखो, जब मैंने ये बोल दिया थ्री ऑफ whom कैन ओनली रो ऑन वन साइड, इसका मतलब फिक्स है कि भाई तीन एक साइड जाएंगे, वो मान लेते हैं, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक साइड फिक्स है ना, तो तीन लोग एक साइड में ही कर पाएंगे, वो या तो राइट में कर रहे होंगे या लेफ्ट में कर रहे होंगे। अब दो लोग इस तरफ जाएंगे क्योंकि उनका भी फिक्स है कि टू, जो टू है वो अदर साइड में है। ठीक है, अब टोटल लोग कितने हैं, 8 हैं, तो तीन लोग और बच जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले चार में से तीन सिलेक्ट कर लेते हैं और थ्री फैक्टोरियल से वो अरेंज हो जाएंगे। ये इस साइड की चार सीट में से मैंने तीन सिलेक्ट कर ली, क्योंकि अब वो एक साइड पे अगर रह सकते हैं, समझ रहे हो सब लोग, एक साइड पे रह सकते हैं, तो वो किसी भी सीट पे जाके बैठ के तो चप्पू चला ही लेंगे। तो फोर सीट थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल ये हमने कर दिया, किसके लिए, एक साइड के लिए। अब दूसरी साइड में दो लोगों को बैठाना है, तो फोर सीट टू इंटू टू फैक्टोरियल से ये दोनों बैठ जाएंगे। तो अब तीन को तुमने मान लो बैठा दिया यहाँ पे, दो को तुमने मान लो यहाँ पे बैठा दिया। अब कितनी सीट बची, तीन बची हैं, तीन ही लोग हैं, तो थ्री सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। हाँ, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 1728 आती है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1728। सबको क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 56। ये जेई का क्वेश्चन है, करना खुद से। देयर आर 20 स्टेशन बिटवीन ए एंड बी। देयर आर 20 स्टेशन बिटवीन ए एंड बी। इन हाउ मेनी वेज a train moving from station A to station B can stop at three stations between A and B such that no stopping stations are together. There are 20 stations between A and B. ठीक है, तो ए और बी मान लो दो लोकेशन है। ठीक है, शुभम तुम ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो, मतलब एक ही लाइन का तो आंसर है, उसमें तुम बोल देते हो लास्ट में रिपीट करो, अबे एक ही लाइन का तो आंसर है। बताता हूँ, चलो ध्यान से सुना करो यार बेटा। There are 20 stations between A and B. In how many ways a train moving from station A to station B can stop at three stations between A and B? अब A और B के बीच में 20 स्टेशन है। आपके जो ट्रेन है उसको तीन स्टेशन पे रुकना है, बट वो तीनों स्टेशन एक साथ नहीं आने चाहिए। नो स्टॉपिंग स्टेशन आर टुगेदर। तो इसका आंसर निकालो। इस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि भाई देखो, बोट की दो साइड हैं, तीन लोग एक साइड पे रह सकते हैं, दो लोग एक साइड पे रह सकते हैं। तो चार में से तीन सिलेक्ट करोगे उनकी पोजीशंस, जिस पे उसको बैठाओगे, फिर वो बैठेंगे तो तीन फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, तो फोर सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल उस वजह से आया। इस तरफ चार में से दो सिलेक्ट करोगे, फोर सी टू इंटू टू फैक्टोरियल उस वजह से आएगा। बाकी बचे तीन लोग, उन तीनों को भी तो बैठाना है, क्योंकि आठ के आठ लोग जो है वो बोट पे बैठेंगे। तो थ्री सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल से उनको कर दिया। तीन पोजीशन थी, तीन में से तीन को सिलेक्ट किया और थ्री फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। अब ये करो भाई। ओके चलो, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, थोड़ा सोच के अपना दिमाग लगा के करना है।
उमंग का आंसर सही है, 18C3। उमंग बताना बेटा कैसे, चैट बॉक्स में लिखो या माइक से बताओ कैसे किया। 20C3 माइनस 22 सही नहीं है, बाकी किसी का भी सही नहीं है अभी तक। 18C3 सही है, नमन ने भी वही लिखा हुआ है। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब मान लो हमारे पास दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है। अब इसके बीच में 20 स्टेशन और हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या है, हमारे पास 20 स्टेशन और हैं। तो मान लो ऐसा है S1, S2, S3, ऐसे करते करते S18, S19, S20, ठीक है। तो 20 स्टेशन और हैं। अब जो गाड़ी है उसको 3 स्टेशन पे रुकना है, वो 3 स्टेशन क्या होंगे, मतलब आसपास, मतलब एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब गाड़ी ऐसे नहीं रुक सकती S1 S2 फिर S4 पे रुक गई। इसमें क्या होगा, S1 S2 और S4 पे रुक जाएगी तो क्या होगा कि भाई वो टुगेदर हो जाएंगे। उसने बोला नो स्टॉपिंग स्टेशन आर टुगेदर। हाँ, उमंग ने एकदम से एक्सप्लेन किया है। तो अब उसने क्या किया, बेसिकली इसमें गैप मेथड लगाने में हमें फायदा है। आप क्या करो, 3 स्टेशन कोई भी चूज कर लो, हमें नहीं पता, कोई भी 3 स्टेशन हो सकते हैं। अब इनमें एक अच्छी चीज क्या है, स्टेशन में स्टेशन अरेंज नहीं होंगे, क्योंकि स्टेशन तो आपके एक ही डायरेक्शन। अब आपकी गाड़ी ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है, तो अब जो 18, 19, 20, 1, 2, 3 आपस में अरेंज थोड़ी होंगे। तो क्या होगा, जैसे जो सेकंड स्टेशन है और जो थर्ड स्टेशन है ये आपस में स्वैप नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे S1, S2 ऐसे करते करते S17 स्टेशन है ये, और ये इसको ऐसा S1 S2 नहीं लिखते हैं, ऐसा मान लेते हैं SA SB, और ऐसे करते करते 17 तक हमारे स्टेशन है, ठीक है। अब 3 स्टेशन मैंने अलग कर दिए, इन 3 स्टेशन पर जो होगी मेरी गाड़ी रुकेगी। यहाँ पर A है और यहाँ पे B स्टेशन है। अब वो जो 3 स्टेशन है मैं क्या करूंगा, इन 17 जो स्टेशन हैं इनके बीच में जो गैप बन रहे हैं उनमें रख देंगे। तो या तो मैं एक स्टेशन यहाँ रखूंगा और मान लो SC यहाँ पे रख दूंगा। अब ये अगर मैं ये तीनों में रख देता हूँ स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन रख दूंगा तो मेरी गाड़ी टुगेदर नहीं रुकेगी, ठीक है। ऐसे SD और SC मान लो। तो अब इसमें मान लो कि मेरी गाड़ी मैंने यहाँ पे इन 3 गैप पे रख दिया, तो क्या हुआ, पहले पे रुकी मेरी गाड़ी, दूसरे पे नहीं रुकी, फिर तीसरे पे फिर रुक गई, फिर नहीं रुकी, फिर नहीं रुकी, फिर रुक गई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारी गाड़ी 3 अलग अलग स्टेशन पे रुकी जो कि टुगेदर नहीं है। तो 17 स्टेशन हमने लाइन में बिठा दिए, 3 स्टेशन हमने बाहर कर लिए। तो 17 स्टेशन जब बिठाओगे तो कितने गैप जनरेट होंगे, 18 गैप जनरेट होंगे। तो हमारा नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 18C3, क्योंकि स्टेशन अरेंज नहीं हो सकते, इसीलिए 18C3 हमारा आंसर आएगा। तो 18 पोजीशन में से आप 3 को सिलेक्ट करके वहां 3 स्टेशन बैठा दोगे तो वो तीनों स्टेशन पे जो गाड़ी रुकेगी वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी। बताओ भाई, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? अगर एक बार और रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा। ऑल क्लियर कर दो भाई जी जिसको समझ आ गया है। A train is going from, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a train is going from Pune to Delhi, stops at 9 intermediate station. Six persons enter the train during the journey with 6 different tickets.
How many different tickets? How many different sets of ticket these men can have? सर स्क्रीन हैंग हो गई है। Okay. देखो अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन को सुनो सब लोग। अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे पुणे है और यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेन मूव करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, तो S1, S2, S3, ऐसे ही S8 और S9, ये 9 इंटरमीडिएट स्टेशन है। तो इसको, ये जो गाड़ी है ये 9 इंटरमीडिएट स्टेशन पे स्टॉप करेगी, मतलब एक एक करके सब पे स्टॉप करेगी, ठीक है। चलो जी, आगे क्या कह रहा है? 6 persons एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विद 6 डिफरेंट टिकट्स। अब 6 जो लोग हैं वो ड्यूरिंग द जर्नी एंटर किए हैं, इसका मतलब है पी पे एंटर नहीं करेंगे, पुणे पे एंटर नहीं करेंगे। तो 6 लोग कहां से एंटर कर सकते हैं? S1 से एंटर कर सकते हैं, S2 से एंटर कर सकते हैं, S3 से एंटर कर सकते हैं, ऐसे करके वो एंटर कर रहे हैं। और उन सबके पास क्या है? डिफरेंट टिकट्स हैं। मतलब कोई अगर S1 पे एंटर कर रहा है तो उसके पास अगर वो S2 पे जा रहा है तो अलग होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 एक ही स्टेशन से चढ़ रहे हैं और एक ही स्टेशन पर जा रहे हैं, सबके सबके पास अलग टिकट्स हैं। तो कह रहा है ऐसी कितनी टिकट्स पॉसिबल हैं? ये जो 6 लोगों के पास टिकट होगी, ऐसी कितनी टिकट्स पॉसिबल हैं? बताओ भाई, ट्राई करो एक बार, थोड़ा सोचो। तो जो बोर्डिंग हो रही है वो यहाँ से नहीं हो रही है, बोर्डिंग आपके लोगों की यहाँ से हो सकती है या इसके आगे से हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। तो बोर्डिंग पुणे से नहीं हो रही है क्योंकि उसने बोला कि जो लोग मतलब जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? ड्यूरिंग द जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं। 6 पर्सन एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अब ट्राई करो सब लोग, जिसकी स्क्रीन हैंग हो रही है वेट करो 1 मिनट में, अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। ये ध्यान रखना है, ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अभी तक भी किसी का आंसर सही नहीं है।
ये सब जो लोग हैं वो बीच में भी उतर सकते हैं, वो दिल्ली भी जा सकते हैं। मतलब S1 से कोई अगर एंटर कर रहा है तो वो S2 S3 सो ऑन टू S9 और दिल्ली तक जा सकता है। हाँ नमन तुम बताओ तुमने क्या किया, 45C6 कैसे आया? नमन माइक है तो माइक से बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट तो हो जाएंगे 9 8 7 6 5, तो ऐसे तो 45 आ जाएगा। ठीक है सर। सर 6 डिफरेंट थी, 6 डिफरेंट टिकट्स थी सर, तो मतलब 45 थिंग्स टेकन 6 एट अ टाइम, तो 45C6 जो आंसर आ जाएगा, मतलब जो ठीक है नंबर बहुत होगा बढ़िया। रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइक बंद करो बेटा आप। देखो अब क्या था जैसे नमन ने बताया, हाँ सुनो अब सुनो, सही बोला आपने एकदम। देखो क्या उसने क्या बोला कि अब जैसे मान लो कोई एक बंदा S1 पे चढ़ रहा है, तो S1 पे अगर उसने ट्रेन को बोर्ड किया, उसके पास कितनी जगह है उतरने के लिए, तो वो कितनी टिकट्स ले सकता है। भाई मान लो मैं S1 पे चढ़ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई या तो मेरे को S2 की टिकट चाहिए, S2 की टिकट ले सकता हूँ, S3 की ले सकता हूँ, ऐसे करते करते S9 की ले सकता हूँ या दिल्ली की ले सकता हूँ। तो कितनी टिकट हो गई टोटल, 9 - 2 7 + 1 8, तो S2 से S9 8 और एक ये 9, तो S1 से 9 टिकट्स के ऑप्शन है। S2 से एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, क्योंकि ट्रेन ट्रेन की डायरेक्शन तो ये है। S2 से कितने टिकट के ऑप्शंस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। S3 से कितने हो जाएंगे हमारे पास टिकट के ऑप्शन, 7 हो जाएंगे। ऐसे करते करते S9 से टिकट के ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, दिल्ली का ही होगा बस टिकट। तो टोटल टिकट्स कितने पॉसिबल हैं अगर हम ड्यूरिंग द जर्नी वी बोर्ड द ट्रेन, सो टोटल टिकट्स विच आर पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। तो जगह 9 × 10/2 विच इज 45। ठीक है। अब 45 तो टिकट्स के ऑप्शन पॉसिबल हैं, तो इन 45 में क्या आएगा, S1 से S2, S1 से S3, S1 से S4, S2 से S3, S2 से S4, S2 से S8 ऐसे करके। अब अपने को ये 6 लोगों को ये टिकट लेना है, तो 6 अलग अलग टिकट लेने हैं, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा 45C6। 45 में से 6 टिकट सिलेक्ट करके उनको दे दो। उनको अरेंज करने की जरूरत है, उनको अरेंज करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम टिकट्स को ऐसा नहीं करेंगे ना कि एक बंदे को देख के उसको अरेंज कर रहे हैं, हमें तो 45 में से 6 लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स हैं, बस 45 में से 6 टिकट सिलेक्ट करके उनको दे देनी है, तो 45C6 आंसर आएगा। अब बताओ भाई, ऑल क्लियर करो इसको, कुछ समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो भाई, जल्दी से पेंगुइन बनाओ, जिसको भी क्लियर हो गया, जिसको नहीं क्लियर हुआ वो भी बताओ, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 इंडियन and 5 American couples meet at a party and shake hands. 5 Indian and 5 American couples meet at a party and shake hands. If no wife shakes hand with her own husband and no Indian wife
shakes hand with a male, then number of handshakes that takes place in the party. ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, असाइनमेंट में भी होगा, ये पैकेज में भी होगा ये प्रॉब्लम ना, काफी कॉमन सा प्रॉब्लम है। अच्छा सुनो क्या मतलब है। अब हमारे पास 5 इंडियन कपल्स हैं, तो उनको लिख लेते हैं। H1W1, H2W2, H3W3, H4W4, H5W5। 5 इंडियन कपल्स हैं, तो ये इंडियन हो गए, ठीक है। और 5 यूएस के कपल्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं H6W6, H7W7, H8W8, H9W9 और H10W10, ठीक है। तो ये यूएस के कपल्स हैं। अब उसने क्या बोला है कि भाई हैंडशेक करने हैं, 2 लोगों के बीच में एक हैंडशेक होता है, समझ गए, ये ध्यान रखना है, 2 लोगों के बीच में एक हैंडशेक होता है। तो अब उसने बोला नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड। अब कंस्ट्रेंट लगा रहा है कि भाई कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से हैंडशेक नहीं करेगी। दूसरा वो कंस्ट्रेंट लगा रहा है कि नो इंडियन वाइफ विल शेक हैंड विद अ मेल। तो जो इंडियन वाइफ्स हैं ये W1 W2 W5 तक, ये किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं करेंगी। तो हमें ये बताना है कि कितने हैंडशेक हुए पार्टी में। करो भाई, ट्राई करो और आंसर बताओ। 95 इज नॉट द करेक्ट आंसर। कन्नू तुम्हारा सही नहीं, एक बार और ट्राई करो इसको। is the correct answer? बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो। 95 हैंड 135 इज द राइट आंसर। हाँ रवीश तुम बताओ कैसे किया तुमने। रवीश माइक ऑन करके बोलो। सर टोटल 190 हैंडशेक्स हैं और सर उसके अंदर इंडियन वुमेन हैंडशेक विद मेल, तो सर वो 50 हैं, वो माइनस कर दिया 190 में से। और सर अमेरिकन वुमेन जो अपने हस्बैंड के साथ शेक करेंगी हैंड, तो सर वो भी 5 वेज हैं उसके भी, वो भी माइनस कर दिया, तो 135 आ गया टोटल। तो इंडियन वाइफ्स का इंडियन हस्बैंड से माइनस नहीं किया? नहीं सर वो नहीं किया। तो फिर तो तेरा गलत हो गया। नहीं सर पहले आ रहा है कि इंडियन इंक्लूड है सर उसके अंदर ही, अमेरिकन के साथ ही सर वो 5 वेज हो जाएंगे टोटल उसके। ओके चलो देखो मैं बताता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, हम क्या चाहते हैं कि भाई पहले तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं थोड़े दूसरे मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ वैसे डायरेक्ट वेज से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो पहला केस हो गया केस 1 कि हस्बैंड्स आपस में हैंडशेक कर लें, हस्बैंड्स हैंडशेक। तो 10 हस्बैंड है, उनके बीच में कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे? 10c2। भाई हस्बैंड के ऊपर तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हस्बैंड भाई अपने बीच में हैंडशेक करते रहे, समझ गए सब लोग। तो उनके बीच में कितने हैंडशेक हो जाएंगे? 10c2, ठीक है जी। केस 2, वाइफ्स भी आपस में हैंडशेक कर सकते हैं, वाइफ्स हैंडशेक्स। तो वाइफ्स के कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे? ये भी 10c2 हो जाएंगे। तो 10c2 इज बेसिकली 10 × 9/2, तो 45 तो ये हो गए, अब 45 ये हो गए, ठीक है। अब कौन सा केस बचेगा? अब इंडियन वाइफ को तो किसी के साथ हैंडशेक और करना ही नहीं है, तो वो तो उनका तो खत्म हो गया। अब बस यूएस वाली जो वाइफ्स हैं, तो ये जो यूएस वाइफ्स हैं, दे कैन हैंडशेक विद इंडियन मैन, है ना। तो इनके हैंडशेक्स हो जाएंगे, और इनके अब जो एक्स्ट्रा हैंडशेक्स होंगे वो क्या होंगे? नहीं हाँ, वो जो यूएस वाइफ्स हैं दे कैन शेक हैंड्स विद इंडियन मैन आल्सो एंड
उसका जो भी हस्बैंड होगा उसको छोड़ के बाकी जो यूएस के हस्बैंड्स होंगे उनके साथ भी वो हैंडशेक कर सकती है ना। तो जैसे मान लो कि हम एक यूएस वाइफ को लेते हैं W6 को, तो 5C1 से मैंने एक यूएस वाइफ को सिलेक्ट कर लिया, W6 भी हो सकती है, W7 भी, W8, W9, W10, ठीक है। अब ये जो वाइफ है ये अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी, तो ये किसके साथ हैंडशेक कर सकती है? 5 ये लोग हो गए, 4 ये लोग हो गए, तो इंटू 9C1 और आ जाएगा, तो 45। बस ये खत्म हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों केसेस को ऐड करेंगे तो 45 इंटू 3 इज 135, सो 135 इज द आंसर। समझ गए? तो जो मेन हैं वो आपस में हैंडशेक कर सकते हैं 10C2 वेज में, वाइफ्स कैन हैंडशेक बिटवीन देमसेल्व्स इन 10C2 वेज, देन जो यूएस वाइफ्स हैं दे कैन हैंडशेक विद द अदर मेन एज, मतलब कोई भी अदर मैन होगा उसके साथ हैंडशेक कर सकते हैं अपने हस्बैंड को छोड़ के, तो 9 है तो 9C1 इंटू 5C1 वो आ गया, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों ने बाइजेक्शन से किया वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने टोटल में से वाले केसेस माइनस कर दिए जो जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो भी ठीक है, दोनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है। अ कमेटी ऑफ 5 is to be chosen from a group of 9 people. Committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. Number of ways in which it can be formed. If two particular persons say A comma B either serve together or not at all, and two particular persons C comma D refuse to serve with each other. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का वो मैं बताता हूँ। एक कमेटी में 5 लोगों को आपको रखना है, ठीक है, और उसमें 9 लोग हैं जिनमें से हमें 5 को सिलेक्ट करना है। अब बट उस पर एक कंस्ट्रेंट आ गई। कंस्ट्रेंट क्या आ गई उस पर कि भाई वो कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन है जैसे ए और बी, या तो ये दोनों एक साथ आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये दोनों या तो एक साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे, समझ गए? तो 2 पर्टिकुलर लोग जो है वो कह रहे हैं या तो हम दोनों एक साथ आएंगे या एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। और जो दूसरे 2 लोग हैं, 2 पर्टिकुलर पर्सन सी एंड डी, दे रिफ्यूज टू सर्व विद ईच अदर। इसका क्या मतलब है? या तो सी आएगा, या सी आएगा तो डी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा। समझ गए? अब करो इसको, केसेस बनेंगे इसमें, ध्यान से करना, सिंपल सा आंसर आएगा।
इसका आंसर 0 से 50 के बीच में है। सिंप्लीफाई करके बताओ। नहीं 25 नहीं है। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। नमन इसकी वैल्यू निकालो सिंप्लीफाई करके। नमन क्या किया तुमने, बताओ एक बार माइक ऑन करके। 41 आएगा। 41 इज द राइट आंसर। तो 41 क्या किया नमन तुमने, तुम बताओ। तनीषा तुम बताओ, तनीषा गोयल बेटा। सब कुछ बच्चों का आ रहा है, अवनी का भी आ गया, तनीषा का भी आ गया, विधि का भी आ गया। ओके देखो क्या करना है इसमें। देखो जिसने, जो मैं बता रहा हूँ वैसे क्या होगा तो सही है, बाकी लोग का गलत होगा। तो देखना ध्यान से। उसने बोला है कि ए और बी जो है आइदर सर्व टुगेदर, मतलब ये दोनों कमेटी में एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब हम दो केसेस लेंगे। ए बी या तो टीम में आ रहा है या ए बी टीम में नहीं आ रहा है। अब सी और डी एक साथ नहीं आने चाहिए, तो एक केस बनेगा सी नहीं आया डी नहीं आया, सी आ गया डी नहीं आया, सी नहीं आया डी आ गया। तो ये केस बनेंगे जब ए बी एक साथ आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस बनेगा कि भाई ए बी नहीं आया, ए बी दोनों एक साथ नहीं आए। टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 9 लोग हैं, ये ध्यान रखना है। 9 में से हमें 5 को चूज करना है। ठीक है, तो सी नहीं आया डी नहीं आया, सी आ गया डी नहीं आया, सी नहीं आया और डी आ गया। तो ये हमारे पास टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। अब जब आपकी कमेटी में ए बी दोनों आ गए, ठीक है, और सी डी नहीं आए, तो अब कितने लोग बचे आपके पास, 5 लोग बचे ना। 4 तो फिक्स हो गए हमारे कि भाई 2 सिलेक्ट होंगे और 2 रिजेक्ट होंगे। तो कितने बच गए, 5 बच गए। 5 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये 10 वेज हो गए। अब 3 सिलेक्ट कर लिए आपने, तो 5 बजे 4 हटा दो तो 5 बजे 3 सिलेक्ट हो गए हैं। तो कितने करने पड़ेंगे, 2 और सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 10 वेज ही हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, फिर ये भी 3 सिलेक्ट हो चुके हैं तो 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे 5C2। ये भी 3 सिलेक्ट हो चुके हैं, 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे 5C2। ये भी 10 वेज हो गए। ठीक है, अब देखो चारों के चारों रिजेक्ट हो गए हैं, तो 5 बचे हैं, 5 में से 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 वे। ठीक है, 2 रिजेक्ट हो गए हैं, 1 सिलेक्ट हुआ है, अभी 1 सिलेक्ट हुआ है हमारे पास। ठीक है,
तो 5 बचे हैं, उनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ है, तो 4 और करने पड़ेंगे, 5C4, तो ये 5 वेज हो गया। इसमें भी सेम होगा, 3 रिजेक्ट हो चुके हैं तो एक सिलेक्ट हुआ है, तो 5 में से 4 करने पड़ेंगे, 5C4 5 वेज। बस ये टोटल वेज है, इनको ऐड कर लो तो 41 आंसर आ जाएगा इसका। किस किस ने ऐसे किया वो लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा, आसान ही प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस ये कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना होता है ना, वो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके प्रॉब्लम सही रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ बोट इज टू बी मैन्ड बाय, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था बट उससे थोड़ा अच्छा है, बोट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था। अ बोट इज टू बी मैन्ड बाय 9 crew with 4 on stroke side, 4 on the row side, and 1 to steer। स्टीयर मतलब अब ऐसी बोट है जिसमें एक स्टीयरिंग भी है, ठीक है। तो बोट इज टू बी मैन्ड बाय 9 crew with 4 on stroke side, 4 on row side and 1 to steer। There are 11 crew out of which 2 can stroke only, one can row only and 3 can steer only। In how many ways the crew can be arranged? In how many ways the crew can be arranged on the boat? ठीक है, तो अब ऐसा कुछ है कि हमारे पास जैसे एक बोट है, उसने पहले जो थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, इसको 9 लोग इसको इस पर रहेंगे, ठीक है। 9 लोग इसको एट ए टाइम ड्राइव करेंगे, जिसमें ये हमारी 4 साइड जो है वो स्ट्रोक साइड है। तो मान लो ये एक सीट हो गई, दूसरी सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट, तो ये हमारी स्ट्रोक साइड है। ऐसे ये हमारी जो 4 साइड है ये रो साइड है, ठीक है, और एक बीच में स्टीयरिंग है बोट का, ठीक है। तो 11 लोग हैं हमारे पास, तो मतलब इसका मतलब हो गया 11 लोग हैं, तो एट अ टाइम इसके ऊपर तो कितने, मतलब बोट में जो चलाएंगे, जो बोट चलाएंगे वो तो कितने लोग होंगे, 9 ही होंगे, तो 2 खाली रहेंगे अपने पास, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि 2 लोग तो हैं जो बस स्ट्रोक ही कर सकते हैं, एक बंदा है जो रो ही कर सकता है, और 3 लोग जो है स्टीयरिंग ही चला सकते हैं। स्टीयर करने वाला स्टीयरिंग चलाना, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द क्रू कैन बी अरेंज। निकालो इसका आंसर निकालो। जिसको इसका पीछे वाला नहीं समझ आया बेटा, नोट्स देखना, बड़ा ही सिंपल था। हमने केसेस ले लिए कि भाई ए बी साथ में आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ऐसे करके, और ए बी साथ में नहीं आएगा, तो उसको फिर हमने सिलेक्शन कर लिया। एक बार नोट्स में देख लेना, नहीं समझ आएगा तो मुझे कॉल कर लेना। अभी टाइम कम बचा है इसीलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इसका आंसर नहीं है बेटा। एट फैक्टोरियल भी सही नहीं है।
चलो देखो मैं बताता हूँ। अब जब उसने बोल दिया कि यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है ना, अब 3 लोग तो स्टीयरिंग पे हैं, तो 3 में से कितने यूज करोगे स्टीयरिंग के लिए? एक ही यूज होगा। बाकी 2 जो लोग हैं वो कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, 3 कैन स्टीयर ओनली। तो जो 3 लोग हैं वो बस स्टीयरिंग ही चला सकते हैं। तो उन्होंने 2 बफर रखे हुए हैं उसमें, मतलब एट ए टाइम एक स्टीयर चलाएगा तो बाकी 2 बस वहां पे खाली बैठे रहेंगे, और फिर दूसरा चलाएगा, तो 3 में से एक बंदा जो होगा वो तो किस पे जाएगा, स्टीयरिंग पे जाएगा। बाकी 2 जो होंगे आपके वो खाली बैठे रहेंगे यहीं पे बीच में। एक आपने स्टीयरिंग पे भेज दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच गए, 8 लोग बच गए। अब 8 को आपको शिफ्ट करना है, तो 2 कैन स्ट्रोक ओनली। तो अब क्या करेंगे, 4 में से 2 पोजीशन को सिलेक्ट करके उस पर 2 लोग अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग वाले बैठा दिए इन 2 पोजीशन पे, मान लो 4 में से 2 को सिलेक्ट करके। अब 1 कैन रो ओनली, 1 कैन रो ओनली, तो वो रो वाली साइड पे जाएगा, तो किसी भी एक पोजीशन पे 4 में से एक सिलेक्ट करके उसको बैठा दिया, तो वो रो कर सकता है, ठीक है। अब बाकी कितने बचे हमारे पास, 5 बचे और 5 ही लोग हैं, तो क्या करेंगे 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। ये मैंने किया स्टीयरिंग के लिए। ये मैंने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने किया स्ट्रोक साइड के लिए। ये वाला पार्ट मैंने किया रो साइड के लिए, ठीक है। ये जो बैलेंस है उसके लिए किया, बैलेंस शीट्स के लिए, तो बस। नहीं, इसमें फिक्स होता है बेटा, बोर्ड में क्या होता है ना, ऐसे 11C9 या 12 ऐसा नहीं करना है आपको। बोर्ड में ये फिक्स होता है कि भाई आपके पास एक स्ट्रोक साइड है, एक रो साइड है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि जैसे 11C9 कर रहे हो, इसका मतलब क्या 11 में से 9 लोग सिलेक्ट करिए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जो स्ट्रोक वाले लोग हैं वो स्ट्रोक वाली साइड पे भेजने पड़ेंगे, और जो रो वाले लोग हैं वो रो साइड पे भेजने पड़ेंगे, और स्टीयरिंग वाला आदमी स्टीयरिंग पे भेजना पड़ेगा। तो 3 स्टीयरिंग के लिए थे, तो उनमें से हमने एक तो स्टीयरिंग पे भेज दिया, अब 2 खाली बच गए। बाकी स्ट्रोक पे 2 चाहिए थे हमने, जैसे हमने इससे पहले भी तो ऐसे क्वेश्चन किए हैं, स्ट्रोक पे 2 भेजने थे 2 भेज दिए, ठीक है। रो पे 1 को भेजना था 1 भेज दिया, फिर बाकी बचे 5 कहीं पे भी जा सकते हैं, 5 ही पोजीशन थी। सबको समझ आया, नहीं समझ आया, ऑल क्लियर करो एक बार। जी जिसको ये क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, अब जो कल का टेस्ट है उसका कोड सबको क्लियर है। आज इवनिंग की क्लास जो है उसमें हम बायनोमियल रिवाइज करेंगे, तो बायनोमियल आधा ही रिवाइज हो पाएगा, तो जो बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा ताकि नए बच्चों को दिक्कत ना हो। कल का टेस्ट मैंने काफी इजी बनाया है, अभी तक के जितने भी टेस्ट हैं उनमें से इजी है, तो होपफुली आप सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो अच्छे से तैयारी करो और कोशिश करो कि अच्छे से अटेम्प्ट करो। टाइमिंग सब आपको क्लियर है, ग्रुप में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। तो इजी टेस्ट है, पैटर्न उसका वही है, 10 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, और 10 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो जैसा पेपर में लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है 2 डेसिमल में लिखना है तो उसको 2 डेसिमल में ही उसका आंसर लिखना है। मान लो आपका आंसर 5 आ रहा है तो 5.00 लिखना है, समझ गया ना सब लोग। तो उसको ऐसे 05.0 ऐसा नहीं लिखना है, वो फिर चेक, वो गलत चेक करता है उसको। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवाइज करें। अब आपको डाउट जो भेजने हैं वो मुझे 2 बजे से पहले भेज दें, क्योंकि फिर क्या होता है मेरे पास 11th 12th सबके डाउट आते रहते हैं, तो मैं फिर उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इवनिंग तक में आपके जो भी अभी पेंडिंग डाउट्स हैं वो मुझे भेज दें, मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी काफी बच्चों के तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, किसी का अगर बैलेंस रहता है जो मैंने नहीं किया है वो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, और अच्छा ही होगा क्योंकि इजी सा बना है। बाकी देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं आपके, ठीक है। चलो बाय बाय।